सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवाता हूँ। बेसिकली मैं खानपुर से हूँ और मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं साथ जॉब कर रहा हूँ फास्ट वेब कंपनी में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। 5 साल मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स और यूट्यूब का कोर्स करवाऊँ साथ। और सबसे पहले इसके लिए हमें बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हम कोई भी टूल कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक ही नहीं आएगी तो हम इसके अलावा कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसलिए मैंने अच्छा समझा कि हम बेसिक से शुरू करते हैं, ताकि हमें अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी चीज़ बाय करनी है या कोई हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या हैं और हम इसके अंदर कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ अभी। मैंने चैट ऑफ कर दिया ताकि हम अपने लेक्चर की तरफ फोकस कर सकें। Recording in progress. Recording stopped. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को तो पता होंगे जो लोग पहले यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर वगैरह, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। जब कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं लिया होता, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम जस्ट पहले बेसिक वगैरह सीख लें, उसके बाद ही हम बाय करें। तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं ये कंप्लीट बातें आपको बताऊंगा कि आपने अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी चीज़ बाय करनी है तो आप शॉप पे जाके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप खुद चेक कर सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी रेंज तक है। हमें कोई टूल यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो हमें कौन से स्पेक्स चाहिए, हमें कितनी रैम चाहिए, हमें कितनी रैम चाहिए, उसके अंदर कितना प्रोसेसर चाहिए, कितनी हार्ड ड्राइव चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। और इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे बेसिक कंप्यूटर सेटिंग्स कवर करेंगे, और सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर हम एमएस वर्ड को बेसिक करेंगे, एमएस एक्सेल करेंगे, एमएस पावर पॉइंट करेंगे, और अपना पूरा कीबोर्ड कवर करेंगे कि हमारे कीबोर्ड है जो वो हम उनकी शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इंटरनेट रिसर्च के ऊपर होगी, और थोड़ी बहुत ही रिसर्च वगैरह करेंगे हम नेट के ऊपर। अगर हमने कोई चीज़ फाइंड वगैरह करनी है तो हम कैसे इंटरनेट से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये डेस्कटॉप के ऊपर नीचे नीचे बार नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, टास्क का मतलब यही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो शो हो रहा होता है नीचे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नीचे व्हाट्सएप नज़र आ रही है, आप लोगों के पास एमएस वर्ड आ रहा है, क्रोम आ रहा है और कैमटेशिया स्टूडियो है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर मैं इस टाइम वर्क कर रहा हूँ। तो वो मतलब कि टास्क परफॉर्म हो रहे हैं तो वो नीचे पिन हुए हैं। तो ये टास्क बार का काम होता है। इसके अंदर ये विंडो बटन होता है, विंडो बटन से हम काफ़ी काम ले सकते हैं। यहाँ से जाके हम अपनी एप्लीकेशन वगैरह जो हमने इंस्टॉल की हुई हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे शट डाउन वगैरह कर सकते हैं सिस्टम को। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि हमने अपने लैपटॉप के अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी है वो कैसे चेक करनी है, हमने इसके अंदर जो रैम लगी है वो कैसे चेक करनी है, इसका प्रोसेसर कैसे चेक करना है, ये कौन सी जनरेशन है, कोर i5 है, कोर i3 है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम मार्केट में जाते हैं, हमने उसे कहा कि
शॉपकीपर से कहा कि हमने लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करना है, हमें भी नहीं पता होता है कि वो कौन सी जनरेशन है, हमें जस्ट ये पता होता है कि i5 लेना, i6 लेना है। लेकिन i5, i6, i3 इतना मैटर नहीं करता है जितने उसकी जनरेशन मैटर करती है। अगर आप लोगों ने i5 कंप्यूटर या लैपटॉप ले लिया, परचेज़ कर लिया, लेकिन उसकी जनरेशन सेकंड है, तो वो किसी काम का नहीं है आपका। और इसी के ऑपोजिट अगर आपने i3 सिस्टम ले लिया लेकिन इसकी जनरेशन 7 है या 6 है, तो वो i5 से बेस्ट है, क्योंकि उसकी जनरेशन आगे है उससे, वो न्यू जनरेशन का लैपटॉप या कंप्यूटर है। तो सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि हम उसकी जनरेशन चेक करें। तो वो हमें जस्ट ये बता देते हैं कि आपने i5 ले लिया, बस बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी है, हम उसी टाइम पैसे दे के उनसे बाय कर लेते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी जनरेशन कौन सी है, तो जिससे हम बाय तो कर लेते हैं, बाद में हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, टूल इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी रैम चेक करेंगे। कैसे रैम चेक करनी है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने अपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है अपने माउस से, और सबसे नीचे चले जाना है प्रॉपर्टी के ऊपर। आप जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। प्रोसेसर आ रहा है इंटेल कोर i5, ठीक है। तो इसके नीचे आ रही है इंस्टॉल मेमोरी रैम। रैम का स्टैंड फॉर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो जो मेमोरी स्टोर हो रही होती है उस टाइम वो रैम के अंदर स्टोर हो रही होती है। इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी होती है और एक रैम होती है। जो भी फ़ाइल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमने जब तक वो फ़ाइल सेव नहीं करनी, उसकी जो स्टोरेज है वो सारा डाटा रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है। जब तक हम फ़ाइल सेव नहीं करते, जब हम जैसे ही फ़ाइल सेव करेंगे उसी टाइम वो हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोरेज कवर करेगा। जैसे कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो अगर लाइट चली जाती है या हमारा सिस्टम वगैरह बंद हो जाता है, तो वो हमारा सारा वर्क ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर पड़ा होता है, वो परमानेंट स्टोर नहीं हुआ होता। तो मेरे सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं 8 GB रैम, ऐसे आप भी अपनी रैम वगैरह चेक कर सकते हैं। और सिस्टम टाइप आ रहा है 64 बिट। सिस्टम टाइप दो तरह के होते हैं, एक 32 बिट होता है, एक 64 बिट होता है। जो भी जितने भी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो 64 बिट ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। जो भी टूल आ रहे हैं वो सारे 64 बिट के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पे विंडो 10 तो आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी विंडो एक्टिवेटेड है या नहीं है। अगर आपकी यहाँ पे प्रोटेक्टेड की आ रही होगी तो वो एक्टिवेटेड है, अगर नहीं आ रही होगी तो वो एक्टिवेटेड नहीं होती, वो कॉपी विंडो होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा सिस्टम i5 है, i6 है, जो भी है उसकी जनरेशन कौन सी है, ठीक है। तो जैसे ही आप माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपने मैनेज के अंदर चले जाना है। मैनेज के अंदर जाने के बाद आपने चेक करनी है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर अटैच होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। बाद का ऐसे होता है कि हम पिन ड्राइव या कोई कैमरा या कोई भी माउस वगैरह अटैच कर रहे होते हैं, या कोई एक्सटर्नल LCD अटैच कर रहे होते हैं, या कोई ब्लूटूथ डिवाइस अटैच कर रहे होते हैं, तो उसका वो काम वर्क नहीं कर रही होती। तो अगर आपने कोई भी डिवाइस लगा के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वो वर्क नहीं कर रही होगी, तो उसके आगे यहाँ पे ब्लू कलर का या येलो कलर का एरर आ रहा होगा, क्योंकि वो शो करवा रहा होता है कि इसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो आपने अगर कोई भी डिवाइस वगैरह अटैच करनी है तो उसके ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी होते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी जनरेशन कौन सी है। आपने यहाँ पे प्रोसेसर पे क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ रहा है इंटेल कोर i5, और ये i5 के स्लैश के आगे जो भी फर्स्ट डिजिट होगा ना, जैसे कि यहाँ पे i5 के आगे आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 का मतलब है i5 है, ये कोर i5 है और जनरेशन इसकी 7 है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव कितनी है। डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे,
डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ़ौरन यहाँ पे दो डिस्क शो हो रही हैं, डिस्क 0 शो हो रही है डायनामिक और डिस्क 1 शो हो रही है। मेरे लैपटॉप के अंदर 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, एक SSD लगी हुई है और एक HHD लगी हुई है। SSD HDD के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट होती है। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अंदर चिप होती है जस्ट, और जो HHD होती है इसके अंदर डिस्क होती है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती उसकी, और वो ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम करती है लैपटॉप वगैरह की। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि ये कितने GB की हार्ड ड्राइव वगैरह लगी है। जस्ट अब हम इनमें से करते हैं क्लोज़। तो नेक्स्ट काम हमारे पास आता है कि हमारे कीबोर्ड्स के जो शॉर्टकट, हमारा कीबोर्ड कैसे वर्क करता है और इसकी शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज़, ये सारी कीज़ शो हो रही होती हैं, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता होता कि ये किस काम के लिए यूज़ हो रही होती हैं। मैं अपने पास कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड ओपन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसे, इसके कौन कौन से पार्ट हैं कीबोर्ड के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सेस बटन से लेकर यहाँ तक F12 तक, ये हमारे कीबोर्ड का हिस्सा होता है फंक्शन कीज़ का। और ये यहाँ से टिल बटन से लेकर राइट एरो कीज़ तक हमारे कीबोर्ड का होता है बेसिक या स्टैंडर्ड कीबोर्ड हम इसे कहते हैं। यहाँ अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी हम कह सकते हैं इसे। और यहाँ से हमारे पास होम बटन से लेकर यहाँ पे इंटर बटन तक हमारे पास जो कीबोर्ड का हिस्सा शो हो रहा होता है, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेस बटन का क्या काम होता है। एक्सेस बटन का काम डिफरेंट होता है हर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे किसी ब्राउज़र के अंदर यूज़ करेंगे तो इसका अलग काम होगा, अगर हम इसे किसी मीडिया प्लेयर के अंदर यूज़ कर रहे होंगे तो इसका अलग काम होगा। तो हम इसके क्या क्या काम हैं, फंक्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैंने न्यू टैब ओपन किया। न्यू टैब ओपन करने के बाद मैंने ये ऐप ओपन कर लिया। ये नेक्स्ट ऐप ओपन करता हूँ। जैसे ये यहाँ पे सर्च हो रहा था, अगर हम एक्सेस बटन को प्रेस कर देंगे तो वो एक्सेस बटन उसे फ़ौरन उसी टाइम रोक देता है। तो अगर आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल अब किसी भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, वो उसे आप रोकना चाहते हैं कि वो वर्किंग कर रहा है लेकिन आप उसे रोकना चाहते हैं, तो आप एक्सेस बटन को प्रेस करेंगे तो उसी टाइम रुक जाएगा। नेक्स्ट इसका काम आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक किया, एक तो हम इसके ऊपर जैसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये फिर क्लोज़ हो जाएगा। अगर हम एक्सेस बटन को प्रेस करेंगे तो वो उससे भी क्लोज़ हो सकता है। नेक्स्ट काम इसका आ जाता है कि हमने जैसे कि कमांड लाइन ओपन किया, मैंने अपने कीबोर्ड से Windows+R का बटन प्रेस किया, इसके ऊपर जस्ट मिनिमाइज़ का बटन नहीं आ रहा, जस्ट क्लोज़ का बटन आ रहा है। तो हम इसे कैसे क्लोज़ करेंगे, हम इसको भी ऐसे एक्सेस बटन से क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये 3-4 काम है एक्सेस बटन के। हम नेक्स्ट कीज़ की तरफ जाते हैं कि क्या काम है उसका। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंक्शन कीज़ की F1। F1 दरअसल यूज़ होती है हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए। किसी भी एप्लीकेशन का अगर हमने हेल्प सेंटर ओपन करना है, हम चाहते हैं कि वो कैसे यूज़ होता है, उससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, तो हम F1 प्रेस करेंगे तो उसी टाइम उसका हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F1 जस्ट प्रेस करेंगे तो वो वर्क करेगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर फंक्शन कीज़ के साथ प्रेस करेंगे तो फिर काम करेगा। तो हम ओपन कर लेते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस किया। जैसे मैंने F1 प्रेस किया वो हमें गूगल क्रोम हेल्प सेंटर में लेके चला गया। आप यहाँ पे इसका हेल्प सेंटर में जाके चेक कर सकते हैं, कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो आप इस ब्राउज़र से ले सकते हैं F1 की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है F2। F2 का एक ही काम होता है रीनेम करने के लिए। किसी भी फाइल का नाम चेंज करना है अपने, तो आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो आप फौरी उसका नेम
चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन कीज़ के साथ F2 प्रेस करेंगे। अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट F2 प्रेस करेंगे तो वो फाइल का नेम रीनेम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली करा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये मोबाइल का एक फ़ोल्डर है। इसके दो तरीके हैं, मैंने इसका नेम चेंज करना है। तो एक मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं रीनेम पे गया। रीनेम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी नेम टाइप कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की जाती है इसकी F2। जैसे मैं F2 प्रेस करूँगा मैं फिर भी इसका नेम चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट की हमारे पास आती है F3। F3 का काम दरअसल यूज़ होता है वेब सर्च के अंदर, कि अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट आपने ओपन की है उसके अंदर जस्ट आप एक या दो वर्ड चेक करना चाहते हैं कि वो कितनी बार आए हैं, तो जस्ट एक दो वर्ड को रिसर्च करने के लिए आप F3 बटन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ मैंने न्यू टैब के अंदर वेबसाइट सर्च कर ली TechTracks.com। मैंने जैसे ये वेबसाइट ओपन की मैं अपने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया F3 का जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे यहाँ पे आपको एक पॉपअप नज़र आ रहा होगा रिसर्च का। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेब। मैंने जैसे ही वेब टाइप किया तो इस वेबसाइट के अंदर, इस पेज के अंदर जितने भी वेब के वर्ड यूज़ हो रहे होंगे, जितने भी वेब टेक्स्ट यूज़ हो रहा होगा उसे वो हाईलाइट कर देगा। जैसे आप येलो कलर में आप देख सकते हैं। ये देखें, जिस जिस जगह पर वेब का वर्ड यूज़ हो रहा है उसने हाईलाइट कर दिया उसको। F3 का काम बेसिकली यही होता है। तो नेक्स्ट की हमारे पास आ जाती है F4 की। F4 की के भी दो तीन काम हैं। फर्स्ट काम इसका तो ये है, अगर आपने कोई भी फ़ाइल ओपन किया आप उसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से, फॉर एग्जाम्पल मैंने माई कंप्यूटर ओपन कर लिया। माई कंप्यूटर को मैं एक तो यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरा माई कंप्यूटर क्लोज़ हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास शॉर्टकट की इसकी है F4। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से Alt F4 प्रेस करूँगा, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन की आपने ज़रूर साथ प्रेस करनी है। अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट Alt F4 प्रेस करेंगे तो वो क्लोज़ कर देगा। मैंने जैसे ही Alt F4 प्रेस किया तो उसने वो स्क्रीन क्लोज़ कर दी। और नेक्स्ट इसका काम आता है, अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर हैं तो आप जैसे ही Alt F4 प्रेस करेंगे तो ये मेरी मीटिंग क्लोज़ कर रहा है, यहाँ पे मैं इसे प्रेस नहीं कर सकता। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर प्रेस करेंगे तो वो आपको शट डाउन का मेन्यू शो करवा रहा होगा। और तीसरा काम इसके अंदर वर्ड के अंदर आ जाता है टेक्स्ट रिपीट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड ओपन किया, मैंने वर्ड ओपन करके यहाँ पे लिख दिया वेब। वेब मैंने टाइप किया, मैंने अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस किया तो वो इस वेब के वर्ड को बार बार टाइप करना स्टार्ट कर देगा। इसके ये तीन काम हैं। एक तो ये फ़ाइल क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है, एक ये शट डाउन सिस्टम करने के लिए यूज़ होता है, और तीसरा ये यूज़ होता है वर्ड के अंदर किसी भी लफ्ज़ या किसी भी टेक्स्ट को बार बार रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बटन F5। F5 का बेसिकली यूज़ होता है रिफ़्रेश करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक किया, सिस्टम को रिफ़्रेश कर लिया। अगर आप इसे शॉर्टकट में रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। और अगर आप किसी वेबसाइट या किसी ब्राउज़र के अंदर जा रहे हैं तो आप किसी वेबसाइट या ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी F5 प्रेस करके उसे रिफ़्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट की हमारे पास आ जाती है F6 की। F6 का जस्ट बेसिकली एक ही काम है, वो है ब्लिंक करता है कर्सर। जैसे ही आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं या आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, अगर जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर
आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, यूआरएल पे जाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जंप करेगा यूआरएल के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक किया, मैंने जैसे ही अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस किया तो मेरा कर्सर फौरी यहाँ पे जंप कर रहा है यूआरएल के ऊपर। तो इसका बेसिकली जस्ट एक ही काम है फंक्शन कीज़ का, F6 का। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है F7। F7 का बेसिकली काम है वर्ड के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए। तो मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। वर्ड ओपन किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया शॉप के, मैंने स्पेलिंग गलत राइट करूँगा ऐसे। यहाँ पे ये शो करवा रहा है इसके रोंग हैं, स्पेलिंग रोंग है ना इसके। तो मैं जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ से कोई भी स्पेलिंग इसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करेंगे F7 तो फिर भी हम चेक कर सकते हैं। चेक करें, ये ग्रामर और स्पेलिंग चेक का यहाँ पे साइड पे एक मेन्यू ओपन हो गया हमारे पास। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे SHOP कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, बेसिकली इसका काम भी यही है कि वर्ड के अंदर हम F7 की मदद से कोई भी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं ग्रामर के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है F8। F8 का भी बेसिकली काम है वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो हम देख लेते हैं इसका क्या काम है। वर्ड ओपन किया, वर्ड ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी टाइप कर दिया है, रैंडमली ऐसे टेक्स्ट कोई भी टाइप कर देते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए दो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं MS वर्ड के अंदर। सबसे पहले तो हम कंट्रोल A से सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट टेक्स्ट, और इसके अल्टरनेट हम यूज़ कर सकते हैं F8। F8 को हम जैसे ही करेंगे तो वो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपने फंक्शन की ज़रूर साथ यूज़ करनी है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने जस्ट F8 ही प्रेस करना होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है F9 की। F9 बेसिकली यूज़ होती है विंडो इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने विंडो इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के अंदर, हमने बूटेबल USB वगैरह लगा दी या हमने CD ड्राइव लगा दी है अपने सिस्टम के अंदर, तो हमारा सिस्टम जैसे ही ऑन होगा हम बार बार F9 को प्रेस करेंगे तो हमारा बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा विंडो इंस्टॉल करने के लिए। ये भी बेसिकली HP के सिस्टम के अंदर हम F9 प्रेस करते हैं और डेल के सिस्टम के अंदर हम F12 प्रेस करते हैं। तो तोशिबा या लिनोवो के अंदर हम F10 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली शो नहीं करवा सकता। तो बेसिकली इसका काम है विंडो मेन्यू को लाने के लिए काम इसका होता है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास आ जाती है F10 की। F10 भी बेसिकली यूज़ होती है वर्ड के अंदर ही। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट राइट कर लिया, हम इसका चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट या इटैलिक वगैरह करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो हम अपने सिस्टम से F10 की प्रेस करेंगे।